हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त जीतेश आपके अपने चैनल जीत हिस्ट्री इन इंडिया में आप सभी का फिर से स्वागत हो। आज इस वीडियो में हम हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एंशिएंट हिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। और इससे संबंधित पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं, जो आपने नहीं देखी है तो मैं प्ले लिस्ट में जाकर देखिए। तो आज हम ज़्यादा बात ना करते हुए महत्वपूर्ण जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको लेंगे, और वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो का हर एक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम एक क्वेश्चन के माध्यम से कई क्वेश्चनों को आपको कोऑर्डिनेट करने की कोशिश की है। तो पहले वीडियो को देखते हैं, फिर क्वेश्चन देखेंगे। वर्धन वंश के मतलब हर्षवर्धन के दरबार में कौन कौन से विद्वान रहते थे? तो वाणभट्ट, मयूर एवं मातंग दिवाकर। तो उसमें आपको कोई नया विद्वान दे देगा, तो उसमें पूछेगा इनमें से हर्षवर्धन के दरबार में कौन सा विद्वान नहीं रहता था। तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव दिए जाते हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है कौन सा नहीं था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हर्षवर्धन की सभा में मातंग दिवाकर नामक विद्वान रहता था, वह किस जाति से संबंधित था? तो किस जाति से संबंधित है? चांडाल जाति से। तो मतलब कि नीची जाति का व्यक्ति भी हर्षवर्धन के दरबार में रहता था। मतलब हर्षवर्धन इस बात में जातिवाद या भेदभाव नहीं रखते थे। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हर्षवर्धन द्वारा अहिच्छा भुक्ति के मरकट सागर नामक गांव को दान दिए जाने का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो हर्षवर्धन ने अहिच्छा नाम भुक्ति के मरकट सागर नामक गांव को दान दिया था। तो इसका उल्लेख कहाँ से मिलता है? बांसखेड़ा ताम्रपत्र लेख से। किसका बांसखेड़ा ताम्रपत्र लेख है? हर्षवर्धन का। इसलिए हर्षवर्धन के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, अब देखते हैं। हर्षवर्धन ने बल्लवी की किस शासक को युद्ध में पराजित किया था? किसका? दूषण द्वितीय को पराजित किया था युद्ध में। इस विजय का उल्लेख कहाँ मिलता है? जयभट्ट के नौसार्य अभिलेख से मिलता है। इससे ये ज्ञात होता है दूषण द्वितीय युद्ध में पराजित होने के बाद बलौच के राजा दत्त के दरबार में शरण लेने पहुँच गया। और दत्त किसका सामंत था? पुलकिन द्वितीय सामंत था। पुलकिन द्वितीय कौन था? बातापा की राजा, दक्षिण का राजा, बहुत महान शासक था, जिसने हर्षवर्धन को युद्ध में पराजित किया था। ठीक है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे क्वेश्चन के माध्यम से, लेकिन हम बात करते हैं हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह बल्लवी के शासक दूषण द्वितीय से कर दिया। युद्ध में पराजित करने के बाद भी कुछ लोग इतिहासकार ये मानते हैं कि हर्षवर्धन ने जीवन भर शादी नहीं की थी, अपनी बहन के साथ कन्नौज का शासन संभाला था। लेकिन कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि हर्षवर्धन की एक बेटी थी, जिसका विवाह हर्षवर्धन ने अपनी बेटी का विवाह दूषण द्वितीय के साथ किया था। तो ये चीज़ें कुछ कहानी के तौर पर भी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके अनुसार हर्षवर्धन बौद्ध धर्म अपनाने से पहले शैव धर्म का अनुयायी था? किसके अनुसार? राजसंगनी के अनुसार, कल्लर की। और अभिलेखों में हर्षवर्धन को परमेश्वर कहा गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके अनुसार गुप्त सम्राट नरसिंह गुप्त भारत ने नालंदा में 80 फुट ऊंची तांबे की बुद्ध प्रतिमा स्थापित की थी? हेनसांग के अनुसार। कौन? चीनी यात्री हेनसांग, जिसने CUQ नामक एक ग्रंथ लिखा था, जिसके माध्यम से हमें ये सारी जानकारी प्राप्त होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हर्षकालीन छठा प्रयाग महामोच कितने दिनों तक चला था? एक महामोच परिषद चला था, मेला चलता है, जो चला था कितने दिन चला? 75 दिनों तक चला था। कब था? 643 ईस्वी में एक महामोच परिषद का आयोजन हुआ था। इसमें 18 देशों के राजाओं ने भाग लिया था। हर्ष ने छठे प्रयाग महामोच में के दौरान अब ये पूछा था किन किन देवताओं की पूजा की थी? प्रथम किस दिन किस देवता की पूजा की थी? इसको नोट करिए। हर्षवर्धन ने जो प्रयागराज में जो महामोच का परिषद का आयोजन हुआ था, उस समय प्रथम दिन किस की पूजा की थी? महात्मा बुद्ध की पूजा की थी, बुद्ध की। दूसरे दिन सूर्य की पूजा की थी। तीसरे दिन शिव की पूजा की थी। इसे नोट कर ली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म की महायान शाखा की महत्व स्थापित करने के लिए हर्ष ने कन्नौज सभा कब बुलाई थी? ये कब बुलाई थी? 643 में। ये भी 643 में, दोनों साथ ही साथ बुलाई थी। ठीक है, अब देखिए सुनिए। इस धर्म सभा की अध्यक्षता किसने की थी? हेनसांग ने की थी। ये सभा कितने दिन चली थी? ये 20 दिन तक चली थी। इसमें कितने देशों ने भाग लिया था? इसमें 20 देशों ने भाग लिया था। उसमें प्रयागराज में 18 देशों ने भाग लिया था। इस सभा को R.K. मुखर्जी ने, आपसे पूछा इस सभा को किसने, या मैं बताता हूँ, R.C. मुखर्जी ने इस सभा को, किस सभा को? कन्नौज सभा को, कन्नौज की धर्म सभा को धर्मों का महासम्मेलन कहा है। तो आपसे पूछता है किसने हर्षवर्धन की कन्नौज सभा को धर्मों का महासम्मेलन कहा है? R.K. मुखर्जी ने। या पूछता है हर्षवर्धन की किस सभा को, किस धर्म सभा को R.K. मुखर्जी ने धर्मों का महासम्मेलन का है? तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है तो कन्नौज सभा का है। तो क्योंकि हर्षवर्धन जब जाता था सभा करने, तो अपनी बहन से मांगे हुए कपड़े पहनता था और सब कुछ दान दे करता था। इतना दान भी था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हर्षचरित्र में खंड परशु शब्द का उल्लेख किसके लिए हुआ है? किसके लिए हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आइए जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है, किसके लिए हुआ है? शिव के लिए। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेनसांग ने थानेश्वर में रहकर किस विद्वान से बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी? हेनसांग ने जयगुप्त नामक व्यक्ति से बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हर्षवर्धन ने किस विद्वान को उड़ीसा के 80 गांव दान में दिए थे? किस विद्वान को दिए थे? जयसेन को दिए थे। देखिए, हर्षवर्धन ने नालंदा महाविहार को 100 गांव की आय दान दी थी। दानशीलता के लिए हर्षवर्धन को भारतीय इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? हातिम के। एक व्यक्ति और है जिसको हातिम कहा जाता था। आपने आता कुतुबुद्दीन ऐबक को दानशीलता के लाख बख्श भी कहा था, हातिम भी कहा था। तो कुछ आपसे पूछता है इनमें से किस विद्वान को हातिम के, किस राजा को हातिम के नाम से जानता है? तो हर्षवर्धन को। किस लिए? लाखों का दान देने के कारण, बहुत दानवीर था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंसांग सप्तम भारतीय किस राज्य में पहुंचा था? किस राज्य में पहुंचा था? कपीसा राज्य में पहुंचा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें समझिए, हिंसांग स्थल मार्ग से भारत आया एवं स्थल मार्ग से भारत से वापस चला गया था। अब सुनिए, फाहियान स्थल मार्ग से भारत आया था एवं जल मार्ग से वापस चला गया था। इस सिंह समुद्री मार्ग से भारत आया था और समुद्री मार्ग से भारत गया था। ये क्वेश्चन पूछा नहीं है, लेकिन कभी भी एग्जाम में पूछा जाता है कि हिंसा भारत में किस मार्ग से आया था और किस मार्ग से गया था। स्थल मार्ग से आया था, स्थल मार्ग से गया था। फाहियान भारत में किस मार्ग से आया था और किस मार्ग से गया था? तो थल मार्ग से भारत में आया था और जल मार्ग से गया था। कौन? फाहियान। जो किसके समय आया था? चंद्रगुप्त के समय आया था। कौन था? गुप्त वंश के राजा के समय। अब आपसे पूछा, इस सिंह भारत में कब आया था? मतलब किस मार्ग से आया था? समुद्री मार्ग से भारत में आया था और समुद्री मार्ग से भारत से वापस गया। तो इस क्वेश्चन नोट कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंसांग की हर्षवर्धन से पहली मुलाकात कहाँ हुई? या हर्षवर्धन की हिंसांग से पहली मुलाकात कहाँ हुई? क्वेश्चन कुछ किसी टाइप में पूछे, कैसे हुई? कजगंग बंगाल में हुई थी। कजगंग बंगाल में हुई थी। इस चीज़ को नोट कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्षवर्धन से हिंसांग ने चीन जाने की बधाई कहाँ से मांगी? ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ जाते हैं और बड़े अच्छे लगते हैं क्वेश्चन। कहाँ से? प्रयागराज से मांगी थी, जहाँ इलाहाबाद में मोक्ष परीक्षा होती है, वहीं से मांगी थी इसने। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसे प्रिंस ऑफ टेबल्स अर्थात तीर्थयात्रियों के राजकुमार की संज्ञा दी गई है? किसे दी गई है? हिंसांग को दी गई है। काफ़ी यात्रा की थी इसने देशों की। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की अब देखते हैं। हिंसांग ने किसे धर्मपाल बोधिवृक्ष की भूमि बताया? मतलब किस स्थान को? कांची को। अब आपसे पूछता है, हिंसांग के समय कांची का या पल्लव का राजा कौन सा? पल्लव शासक कौन था? नरसिंहवर्मन प्रथम, जिसने किसको आया था? पुलकिंदुत्य को युद्धों पर आया था। और पुलकिंदुत्य ने किसको आया था? हर्षवर्धन को आया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंसांग के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? सीलवद। आपसे पूछता है, हिंसांग जब नालंदा में आया था उस समय कुल कितने विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे? तो 10,000। अब आपसे प्रारंभ में हिंसांग हर्षवर्धन शैव धर्म का अनुयायी था। ठीक है, ये आपसे पूछता है। कब तक रहा था? डेट अगर पूछे तो 619 ईस्वी तक हर्षवर्धन प्रारंभ में शैव धर्म का अनुयायी था। आप पूछता है, नालंदा में ही हिंसांग को मोक्ष देव नाम मिला था। मतलब हिंसांग को मोक्ष देव नाम कहाँ मिला था? हिंसांग को नालंदा मिला था। हिंसांग ने मलय पर्वत या मलकूट के चंदन की प्रशंसा की है। मलकूट पर्वत के चंदन की प्रशंसा की है। आपसे पूछता है, हर्षवर्धन ने कहाँ के चंदन की प्रशंसा की है? मल्ल पर्वत या मलकूट पर्वत के चंदन की प्रशंसा की है। ये क्वेश्चन आपसे पूछता है। या पूछता है, हिंसांग को मोक्ष देव नाम कहाँ मिला? यहाँ कहाँ पढ़ा? इस क्वेश्चन इस टाइप से पूछता है। तो कहाँ पढ़ा? नालंदा पढ़ा था। आपसे पूछता है, हर्षवर्धन कब तक शैव धर्म का अनुयायी रहा था और कब उसने बौद्ध धर्म अपनाया था? 619 ईस्वी तक शैव धर्म का अनुयायी था। तो उसके बाद ही तात्पर्य है कि बौद्ध धर्म का अनुयायी बना होगा। तो ये इस टाइप से पूछता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा मंदिर हस्तकालीन है? देखिए, सोमनाथ मंदिर तो है ही नहीं है, आपको पता है। सौर मंदिर है भी नहीं है। तो उसमें से कौन सा बचा? मुदेश्वर मंदिर। ये कौन सा? हस्तकालीन मंदिर है। ये मंदिर कहाँ है? सासाराम में और बिहार में, लेकिन हर्षवर्धन ने नहीं बनवाया। ये हस्तकालीन मंदिर है। ये कहीं लिखा नहीं है कि हर्षवर्धन ने इस मंदिर का निर्माण किया था। हिंसांग ने वाराणसी में 100 फुट ऊंची शिव प्रतिमा को उल्लेख किया है। तो आपसे पूछता है, हिंसांग ने कहाँ की 100 फुट ऊंची शिव प्रतिमा का उल्लेख किया है? वाराणसी, जिसे हम काशी कहते हैं, जो मंदिरों की नगरी है, वहाँ पर उसने 100 फुट की शिव की प्रतिमा का उल्लेख किया। किसने? हिंसांग ने। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्षवर्धन द्वारा गौड़ नरेश शशांक को युद्ध में पराजित करने का उल्लेख कहाँ मिलता है? आरमंजू श्री मूलकर्म में मिलता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें कहाँ मिलता है? ये अभिलेख भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मिलता है। ठीक है, हर्षवर्धन ने कामरूप शासक वासवर्धन की सहायता से या मिलकर शशांक को युद्ध में पराजित किया था। चीनी ग्रंथ सेकिया फ्रैंक चे में ये उल्लेख मिलता है कि हर्षवर्धन और भास्कर वर्धन ने मिलकर शशांक को युद्ध में पराजित किया था।
अब सुनिए, आपको होता है किस लेख में ये मिलता है कि शशांक ने महाराजा ध्यास की उपाधि दान की थी। हम शशांक के बारे में जान लेते हैं। गंजाम लेख 619 में ये मिलता है, गौड़ शासक या गौड़ नरेश शशांक को महाराजा ध्यास कहा गया या महाराजा ध्यास की उपाधि दान की है। लेकिन मिदनापुर लेख 629 ईस्वी में शशांक का नाम शशांक मिलता है, लेकिन इसमें ये नहीं मिलता है कि इसने महाराजा ध्यास की उपाधि धारण की थी। शशांक ने ही बौद्ध वृक्ष को कटवाया था जहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके अनुसार हर्षवर्धन और चालुक्य शासक पुलकेतु के मध्य युद्ध हुआ था? ऐहोल अभिलेख के अनुसार। ऐहोल अभिलेख का निर्माण किसने किया था? आपको सभी को पता है, रवि कीर्ति ने किया था, जो उनके दरबारी कवि थे, किसके? पुलकेतु के। अब ये अभिलेख कब का है? 634 ईस्वी का है। मतलब 634 ईस्वी में हर्षवर्धन और पुलकेतु के मध्य युद्ध हुआ था नर्मदा नदी के तट पर। इसमें हर्षवर्धन युद्ध में पराजित हुआ था। ऐहोल अभिलेख में ही हर्षवर्धन की गज सेना का उल्लेख मिलता है। आपसे पूछता है हर्षवर्धन की किस सेना का उल्लेख ऐहोल अभिलेख में मिलता है? तो हर्षवर्धन की गज सेना का उल्लेख ऐहोल अभिलेख में मिलता है। ऐहोल अभिलेख में ही रवि कीर्ति भारवी और कालिदास का उल्लेख मिलता है। इस चीज़ को नोट भी कर लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्षवर्धन ने किस देश या राज्य के विरुद्ध धर्म विजय की नीति अपनाई थी? तो किस राज्य के विरुद्ध? सिंध राज्य के विरुद्ध हर्षवर्धन ने धर्म नीति अपनाई थी। और उस समय आपसे पूछा सिंध का राजा कौन था? सासी राय था। वैसे हम ये मानते हैं कि हिंसा ने सिंध के राजा को क्या बताया? शुद्ध बताया है हिंसा ने। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्षवर्धन ने मगध के किस राजा को युद्ध में पराजित कर मगध पर पूर्ण अधिकार कर लिया? तो किसको? पूर्णवर्मा राजा को युद्ध में पराजित किया था। अब आपसे पूछा था हर्षवर्धन के समय जालंधर का राजा कौन था? उदित्य हर्ष का समकालीन था या जालंधर का राजा था? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्षवर्धन ने बलपूर्वक महात्मा बुद्ध के दांत और अवशेष कहाँ से प्राप्त किए थे? तो बलपूर्वक मतलब युद्ध के माध्यम से। कश्मीर के काककोट वंश के राजा दुर्लभवर्धन को युद्ध में पराजित करके हर्षवर्धन ने कहाँ से? हर्षवर्धन ने दंत अवशेष प्राप्त किए। और जो प्राप्त करने के बाद वहाँ हर्षवर्धन ने उस प्राप्त किए थे, आपसे पूछा दंत जो प्राप्त किए थे उनको लेकर हर्षवर्धन ने एक कन्नौज में एक महाविहार बनवाया था, जिनको उसने सुरक्षित रखा था। किनको? हर्षवर्धन के अवशेषों को, दांत को सुरक्षित रखा था। कहाँ पर? कन्नौज के एक महाविहार में। अगर इसको नोट कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्षवर्धन का अंतिम विजय अभियान किसके विरुद्ध था? हर्षवर्धन का अंतिम विजय अभियान गंजाम या उड़ीसा राज्य के विरुद्ध था। इस अभियान या युद्ध का उल्लेख गंजाम अभिलेख में मिलता है। और ये युद्ध कब का है? 643 ईस्वी का है। इस युद्ध को गंजाम युद्ध, कांगोद युद्ध के नाम से जानते हैं। किस युद्ध को? आपसे पूछा हर्षवर्धन का अंतिम युद्ध कौन सा था? गंजाम युद्ध ना दे, कांगोद युद्ध दे। तो कांगोद युद्ध या गंजाम युद्ध, बात दोनों एक ही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। किसके अनुसार हर्ष ने सर्वप्रथम पदाधिकारियों को वेतन के रूप में भूमि देने की जागीर प्रथा की शुरुआत की थी? मतलब जागीर प्रथा की शुरुआत किसने की थी? मतलब हर्षवर्धन ने की थी। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? हर्षचरित में, बाणभट्ट के हर्षचरित में मिलता है। हर्षचरित में रात में पहरा देने वाली स्त्रियों का भी उल्लेख मिलता है। जो रात में पहरा देने, डंडे देकर एक चौकीदार के रूप में मान लीजिए, तो रात में पहरा देने वाली स्त्रियों को हर्षचरित में क्या कहा गया? क्वेश्चन ऐसे पूछे तो क्या कहा? यमचेटी। इसको नोट कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में किसका उल्लेख मिलता है? किसका यूज मिलता है? तुला यंत्र का उल्लेख मिलता है। तुला यंत्र किसको कहते हैं? जल पंप होता है ना, आज के समय समर कह लो मान ली में, अब समर ज़्यादा कहना बेकार है। उस समय ट्यूबवेल्स होते थे, उसको कहते हैं तुला यंत्र। मतलब उसकी सहायता से पहले सिंचाई की जाती थी, तो अच्छी व्यवस्था थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गुप्तोत्तर काल या वर्धन वंश में पुलिस कर्मियों को क्या कहा जाता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाट या भाट कहा जाता था। आपसे पूछता है पुलिस अधिकारियों को क्या कहा जाता था? गुप्तोत्तर काल या गुप्त काल में भी बात एक ही है, दोनों सेम ही हैं। तो पुलिस अधिकारियों को दंड पाशिक कहा जाता था। किस काल में? गुप्त या तो गुप्तोत्तर काल में पुलिस अधिकारियों को दंड पाशिक कहा जाता था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्तोत्तर काल या वर्धन वंश में गुप्तचरों को क्या कहा था? तो गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? सर्वगत। अब सुनिए, राज के संदेश वाहक को गुप्तोत्तर काल में क्या कहता था? दीर्घध्वज कहा था। आपसे पूछता हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? किस शब्द का प्रयोग है? लोकपाल। मतलब पहली बार लोकपाल शब्द का प्रयोग कहाँ मिलता है? हर्षचरित में मिलता है। मतलब पहली बार लोकपाल शब्द का पहली बार, जैसा हम आज का समय बात करते हैं लोकपाल होना चाहिए, तो लोकपाल शब्द कहाँ से आया? हर्षचरित से आया है। और कहाँ मिलता है? हर्षवर्धन काल में। किसके लिए? सामंत राजाओं के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्षवर्धन की मंत्री परिषद में प्रधान सचिव कौन था? प्रधान सचिव कौन था? भंडी। इसका मेरा भाई था। आपसे पूछा प्रधान सचिव ये था, प्रधान सेनापति कौन था? सिंहनाथ।
प्रधान सेनापति सिंहनाद। और प्रधान अश्व सेना का प्रधान कौन था? कुंतल। अब से गज सेना का प्रमुख या प्रधान कौन था? स्कंदगुप्त। और युद्ध और शांति का मंत्री कौन था? अवंती। तो आपके पास पूछेगा इसमें कौन था? देखो, अश्वत्थामा की सभा में मंत्री प्रधान सचिव कौन था? भंडी। प्रधान सेनापति सिंहनाद। अश्व सेना का प्रधान कौन था? कुंतल। और गज सेना का प्रधान कौन था? स्कंदगुप्त। और युद्ध और शांति का प्रधान मंत्री कौन था? अवंती। इनको नोट कर लिए क्वेश्चन। आप चाहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐहोल अभिलेख में हर्षवर्धन की किस सेना का उल्लेख मिलता है? मैंने अभी बोला था ऐहोल अभिलेख में हर्षवर्धन की गज सेना का उल्लेख मिलता है। देखिए, CU की फायान की पुस्तक CU की एवं ये केरी अभिलेख में हर्षवर्धन की गज सेना का उल्लेख मिलता है। तो आपसे पूछता है इनमें से किस ग्रंथ में हर्षवर्धन की गज सेना का उल्लेख नहीं मिलता है? CU की, ऐहोल अभिलेख और ये केरी अभिलेख में मिलता है। इनमें से हो गया। अब सुनिए क्वेश्चन इंपोर्टेंट नोट कर लिए। वांसखेड़ा अभिलेख ए मधुबन लेख में हर्षवर्धन की किस सेना का मिलता है? वांसखेड़ा अभिलेख मतलब हर्षवर्धन खुद का अभिलेख है। मधुबन अभिलेख है ना, इनमें हर्षवर्धन की 9 सेना का उल्लेख मिलता है। तो आपसे पूछता है हर्षवर्धन की 9 सेना का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो हर्षवर्धन के वांसखेड़ा अभिलेख और मधुबन अभिलेख में हर्षवर्धन की 9 सेना का उल्लेख मिलता है। और हर्षवर्धन की गज सेना का उल्लेख कहाँ मिलता है? ऐहोल अभिलेख में मिलता है और ये केरी अभिलेख में मिलता है। और हिंसांग की ग्रंथ या हिंसांग की यात्रावृत्तांत CU की में हर्षवर्धन की गज सेना का उल्लेख मिलता है। तो ऐसे क्वेश्चन को बड़ी जल्दी से कौन पेन का नाम लेकर लिख लिया करो, क्योंकि ये क्वेश्चन बाद में ध्यान नहीं आते। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्षवर्धन की मुद्रा किन किन स्थलों से प्राप्त होती है? किन किन स्थलों? शाहजहाँपुर, बिठौरा, सोनीपत, नालंदा, कई स्थानों से प्राप्त हुई है, लेकिन महत्वपूर्ण स्थान है। तो आपसे पूछता है इनमें से किस स्थान से हर्षवर्धन की मुद्रा प्राप्त नहीं हुई? तो नालंदा भी नोट कर लिए, नालंदा से ही प्राप्त हुई है। हर्षवर्धन की सोनीपत से प्राप्त तांबे की मुद्रा हुई है। तो हर्षवर्धन की तांबे की मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है? सोनीपत से प्राप्त हुई है। इन मुद्रा पर हर्षवर्धन का नाम हर्षवर्धन लिखा मिलता है। और एक तरफ शिव और दूसरी तरफ एक तरफ शिव और पार्वती का चित्र अंकित और एक तरफ हर्षवर्धन नाम अंकित मिलता है। और नालंदा से प्राप्त मुद्रा पर श्रीहर्ष लिखा हुआ तथा दूसरी तरफ एक तरफ होगा, दूसरी तरफ माहेश्वर और सार्वभौम तथा महाराज लिखा मिला है। कहाँ से प्राप्त मुद्रा पे? नालंदा से। तो बिठौरा से प्राप्त मुद्रा से प्रभाकर वर्धन की मुद्रा हर्षवर्धन की मुद्रा 284 मुद्रा प्राप्त हुई हैं। कहाँ से? आपको बिठौरा से प्रभाकर वर्धन की भी मुद्रा प्राप्त हुई है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। अब देखते हैं कहाँ से प्राप्त हर्षकालीन मुद्रा पर नंदी पर आसीन शिव पार्वती का अंकन मिलता है? फर्रुखाबाद से। देखिए, मैंने अभी बताया, आपसे पूछ रहा है प्रभाकर वर्धन की मुद्रा कहाँ से मिली है? बिठौरा से। उसे नोट कर लीजिए आप। फर्रुखाबाद से हर्ष का स्वर्ण सिक्का प्राप्त हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है हर्षवर्धन का स्वर्ण सिक्का कहाँ से प्राप्त हुआ? फर्रुखाबाद से प्राप्त हुआ है। इस पर हर्षवर्धन को परम भट्टारक महाराज श्री हर्षदेव नंदी पर आसीन शिव की पार्वती का अंकन दिखाया गया है। तो इस चीज़ को नोट कर लीजिए कि हर्षवर्धन की मुद्रा कहाँ से सोने की मिली है, कहाँ से तांबे की मिली है और कहाँ से चांदी की मिली है। तो कहाँ से? यहाँ से फर्रुखाबाद से हर्षवर्धन की सोने की मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा प्राप्त हुई है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंसा ने किस स्थान के राजा को शुद्ध बताया? तो मैंने बताया था अभी, सिंध और मणिपुर के राजा को हर्षवर्धन ने क्या बताया है? शुद्ध बताया है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हिंसा ने किस राज्य के राजा को ब्राह्मण बताया? तो किस राजा के? कामरूप के राजा या शासक भास्कर वर्मा, जो हर्षवर्धन का मित्र, जिसने शशांक को युद्ध में पराजित करने में हर्षवर्धन की सहायता की थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीन ने अपना दूत हर्षवर्धन के दरबार में किसे बनाकर भेजा था? लियोंग हुंग को भेजा था 643 में। हर्षवर्धन ने अपना दूत एक चीन नरेश के पास भेजा था। किसके पास? ताई सुंग के पास भेजा था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हर्षवर्धन के शासनकाल में न्यायाधीश को क्या कहा था? तो क्या कहा था न्यायाधीश को? मी सांग कहा था। इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन लगते हैं लेकिन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गज सेना के अधिकारी को क्या कहता था? मतलब हर्षवर्धन के शासनकाल में गज सेना के अधिकारी को, गज सेना का उल्लेख तो पूछा था है, तो अब ये पूछ ले गज सेना के अधिकारी को होता है कुटुक कहा जाता था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्षवर्धन ने किन सामंतों का उल्लेख बांसखेड़ा एवं मधुबन अभिलेख में किया है? तो किस स्कंदगुप्त और ईश्वर गुप्त नामक सामंतों का उल्लेख किया है? सामंत होंगे राजा के। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हर्षवर्धन के काल में किन पदाधिकारियों को नगद वेतन दिया जाता? तो किन पदाधिकारियों को नगद वेतन? सैन्य पदाधिकारियों और सेना अधिकारियों को नगद वेतन दिया जाता। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हर्षवर्धन के शासनकाल में तुलमे नामक कर किस पर लगाया जाता था? माप तौल पर यह कर लगाया जाता था। देख कर वसूल करने वाले अधिकारियों को क्या कहता था? हर्षवर्धन के शासनकाल में भोगी का कहता था। अब आपसे तो जमीन का हिसाब किताब रखने वाले अधिकारियों को क्या कहता? पुस्तपाल। कौन? पुस्तपाल कहा जाता था हर्षवर्धन के शासनकाल में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस इतिहासकार ने हर्षवर्धन को अशोक और समुद्रगुप्त का मिश्रण बताया? राधा कुमुद मुखर्जी ने बताया। किसको? हर्षवर्धन को, दोनों का मिश्रण। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेंगसांग की यात्रा बतांग अर्थात सीयूकी में कितने देशों का उल्लेख मिलता है? तो कितने देशों को उल्लेख मिलता है? 138 देशों का। मतलब हर्षवर्धन ने हेंगसांग ने 138 देशों का यात्रा की थी, उनका उल्लेख किया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज पर किसका अधिकार हो गया था? तो किसका? अर्जुन नामक स्थान शासक का अधिकार होता है। कुछ इतिहासकार मानते हैं हर्षवर्धन की पत्नी दुर्गावती से 2 बेटे या 2 पुत्र भाग्यवर्धन और कल्याणवर्धन उत्पन्न हुए, परंतु उसके दोनों पुत्रों की हत्या अरुणासवा नामक मंत्री ने कर दी गई थी, जिसके बाद अर्जुन नामक स्थानीय शासक का अधिकार होता है। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि हर्षवर्धन ने जीवन भर विवाह नहीं किया था, अपनी बहन राजश्री के साथ मिलकर कन्नौज का शासन संभाला था, कन्नौज और थानेश्वर दोनों का। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि हर्षवर्धन की एक बेटी थी जिससे हर्षवर्धन ने जिसका विवाह दूसरे पल्लवी की राजा दूसरे द्वितीय के साथ किया था। और कुछ इतिहासकार मानते हैं हर्षवर्धन की पत्नी दुर्गावती थी जिससे 2 बेटे हुए भाग्यवर्धन और कल्याणवर्धन। तो ये अभी सत्य साबित नहीं हो पाया, लेकिन हम इसे इतिहासकारों के अकॉर्डिंग जो एग्जाम पूछा था उसके अकॉर्डिंग हमने यही सत्य मानते जो एग्जाम में पूछा था। तो हर्षवर्धन का अंतिम हिंदू मानसा था, जिसके बारे में इसमें पढ़ते हैं। तो इस वीडियो को मैं यहाँ तक वीडियो विराम करता हूँ। आपको जो भी डाउट कमेंट हो मुझे कमेंट बॉक्स में करिए और मेरी वीडियो शेयर करिए, लाइक किए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। जय हिंद। बंद।